इसको भी म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इससे पहले हमने म्यू एक बार और देखा था मैग्नेटिक मोमेंट के केस में, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट जहां हम लोग पढ़ रहे थे। बोलो पढ़ रहे थे, ठीक है। तो हम लोग डायपोल मोमेंट की बात करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये, डायपोल मोमेंट कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। कौन सी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। तो पहले पॉइंट से ही शुरुआत करने जा रहे हैं। लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट, पॉइंट नंबर फर्स्ट, डायपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। डायपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, हम लोग वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं? निकिता भाई बताइए। क्या? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। बिल्कुल गलत जवाब। देखो, करंट है, करंट के पास डायरेक्शन भी है, वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल ट्रेवल करता है, करंट का डायरेक्शन होता है, मानते हो आप? साथ ही साथ उसके पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड। ठीक है, एक तो क्या है बेटा उसके पास? डायरेक्शन, दूसरा उसके पास क्या है बेटा? मैग्नीट्यूड भी है। तो क्या करंट को मैं वेक्टर बोल सकता हूं? नहीं। वेक्टर होने के लिए तीन चीजें होनी चाहिए। पहला क्या बेटा? मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन, और तीसरा फॉलो वेक्टर अलजेब्रा। तो अगर फॉलो वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा कौन सा है? आपने पढ़ रखा है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, और क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। तो जो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है उन्हें वेक्टर एडिशन रूल या वेक्टर सब्ट्रैक्शन रूल यानी वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करना पड़ता है सबसे पहले तो। दूसरा, उनके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए। तीसरा, उनके पास क्या होना चाहिए बेटा? डायरेक्शन होना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, मैं अगर बात करूं डायपोल मोमेंट की, किसकी बात करूं बेटा? डायपोल मोमेंट की। तो डायपोल मोमेंट है क्या? इट इज अ मल्टीप्लीकेशन, इट इज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ चार्ज एंड, हाँ बोल, हाँ, अच्छा डिस्टेंस बोल, बॉन्ड लेंथ। अच्छा, यही वाली चीज को बोल रहा था मैं, सोचा कुछ हो गया, आवाज नहीं आ रहा क्या मेरा करके। ठीक है, चार्ज एंड बॉन्ड लेंथ बोलना ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, डिस्टेंस मतलब कौन सा डिस्टेंस? बॉन्ड लेंथ हम बोल देंगे। क्या बोल देंगे दादा? बॉन्ड लेंथ। क्लियर है? अरे हूं हाँ करो, पक्की बात है यहां तक? तो इट इज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ चार्ज एंड बॉन्ड लेंथ। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब इसकी डायरेक्शन कहां से कहां होती है? ये तो बात हो गई बेटा इसके किसकी, बताओ? ये तो बात हो गई इसके मैग्नीट्यूड की, कि ये क्या होता है बेटा? डायपोल मोमेंट इक्वल्स टू होता है चार्ज और डिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन। चार्ज और डिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन अगर ये है, तो अब बात आती है डायरेक्शन की। डायरेक्शन किधर होगा? देखो, आप ऐसे सोचते, कई बच्चे ऐसे सोचते हैं म्यू वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी वैल्यू होती है क्यू, चार्ज तो स्केलर क्वांटिटी है, इनटू डिस्टेंस। तो ये जो डिस्टेंस वेक्टर जो होगा, इसकी जो डायरेक्शन होगी वही म्यू की डायरेक्शन होगी। कई लोग ये सोचते हैं, बात सही भी है, लेकिन अगर आप डिस्टेंस देख रहे हो ए टू बी, तो ये ए से बी है कि बी से ए है, ये भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो वो चीजों को मैं थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन आपको देने जा रहा हूं। केमिस्ट्री में डायरेक्शन को अगर हम लोग ढूंढेंगे तो देखो, है ना, अच्छा अगर देखो मेरे पास मैग्नीट्यूड दिया है किसी डायपोल मोमेंट का, ठीक है, अगर मैं उसमें यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दूं, आपको पता होगा यूनिट वेक्टर क्या होता है। एक्स एक्सिस के लिए स्टैंडर्ड हम लोग लेते हैं आई कैप, वाई एक्सिस के लिए जे कैप और जेड एक्सिस के लिए के कैप। अगर मुझे यूनिट वेक्टर का मैं किसी भी स्केलर क्वांटिटी में मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो वो क्वांटिटी क्या बन जाती है? वेक्टर बन जाती है ना। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, लेकिन उसका जो उसके पास क्या होता है? डायरेक्शन होता है, ये आपको पता होगा। ठीक, तो चलिए तीसरा पॉइंट वही देखने जा रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट, कई बच्चे सोचते हैं कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन डिसाइड किया जाएगा, और जबकि ये भी पढ़ा तो गलत पढ़ा। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट इज पॉजिटिव चार्ज एटम
टू नेगेटिव चार्ज्ड एटम। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहां से कहां होगी? पॉजिटिव चार्ज एटम से नेगेटिव चार्ज एटम की तरफ। मैं इस बात को आपको समझाना चाहता हूं, जरा देखा जाए एग्जांपल से। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ए कोवेलेंट बॉन्ड बी है, ये कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, और मैं बोल रहा हूं ए जो है लो इलेक्ट्रोनेगेटिव है और बी जो है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बोलो है क्लियर है ये चीज? अब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ खींचे चले आए तो यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ आ जाएगा क्या बेटा? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, और वहाँ क्या आ जाएगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज। अब जरा देखो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ मैंने लिखा? पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। कहाँ से कहाँ होगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। अब ये इस केस के बारे में था, बच्चे ने इसको जनरलाइज कर दिया। मैडम क्लास में बैठे हैं अपन, ठीक है, हाँ चलिए, बच्चे ने इसे जनरलाइज कर दिया, बच्चे ने सोच लिया ये चीज कि हमेशा डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होगी। और वही बच्चा आगे बड़ा होकर टीचर बन जाता है तो वो टीचर भी अपने बच्चों को यही बता देता है, तो ये परंपरा चला आया और लोगों के बीच ये मिथ, ये अफवाह उड़ गई कि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहां से कहां है? लो इलेक्ट्रोनेगेटिव से कहां तक? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। जबकि ये बात बिल्कुल गलत है, इस बात का मैं खंडन करता हूं, बिल्कुल पुरजोर विरोध करता हूं मैं। ठीक है, संसद में इसके खिलाफ मैं आवाज उठाना चाहता हूं, लेकिन मैं सांसद बना नहीं हूं अभी, लेकिन जब बनूंगा मैं ये मुद्दा उठाऊंगा देश के सामने में, क्योंकि देश को ये बात पता होनी चाहिए कि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से कहां होनी चाहिए? नेगेटिव चार्ज। इस बात को प्रूफ करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए हवाबाजी में बात नहीं करूंगा, एग्जाम्पल देके समझाऊंगा। हितेश गौर से देखना यहां पर, हितेश तो देखेगा ही, बाकी लोग भी देखो। कार्बन मोनोऑक्साइड सी ट्रिपल बॉन्ड ओ, ये वाला जो है इंट्रा मॉलिक्यूलर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। इस मॉलिक्यूल को क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्म में? ऑक्सीजन ने दे दिया तो पॉजिटिव चार्ज, कार्बन ने ले लिया तो नेगेटिव चार्ज। अब प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताओ, ये जो कार्बन है ये लो इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि नहीं? और ऑक्सीजन जो है ऊपर से पॉजिटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है तो और इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहेगा, इस वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? हाउ इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? हाई सर। बताओ इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई? हाई हो गई। अब डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहां से कहां है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब बोलना, क्या यहां पर लो इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ डायपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन आई? नहीं आई। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली बात अगर डायपोल मोमेंट में जिन बच्चों ने पढ़ रखा है वो पढ़ा तो गलत पढ़ा, एक मिसकंसेप्ट पढ़ा। कितने लोग पहले पढ़े थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे? देखिए ठीक है, गलत है, हम तो पढ़े ही नहीं, और पढ़े हैं तो याद रखे ही नहीं, और याद रखे हैं तो बोलेंगे काय को, गलत हो जाएगा, है कि नहीं? हाँ चलो, क्लियर है, यहां तक समझ में आया सभी को? तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्लियर है? हमेशा क्या होगी? प्लस से माइनस। बोलो बात समझ में आया? लिखो। तो प्यारे बच्चों 2 मिनट के लिए पढ़ाई से ब्रेक लेते हैं। एक इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर करनी थी। जो भी बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं और वो चाहते हैं फ्लैश एकेडमी के सिस्टम से जुड़ना, फ्लैश एकेडमी की पढ़ाई को समझना और फ्लैश एकेडमी के जो नोट्स, मटेरियल, डीपीपीज है वो सब सॉल्व करें ताकि आप नीट और जेई में उड़ान भर सके, तो उनके लिए एक नया मौका है। यस, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री की। आप चाहे वो कोर्स परचेस कर सकते हैं। कोर्स प्राइस बहुत ही कम और बहुत ही नॉमिनल रखा गया है, 2000 रुपीज़ का कोर्स है। अब इससे कम नहीं हो सकता। जो भी गेटवे का चार्ज था, जितनी चीज़ें मिनिमलिस्टिक हो सकती थी मेरी टीम ने कर दी है। जल्द से जल्द एनरोल हो जाए और अपनी तैयारी को दे एक नए पंख। आप मुझे जानते हैं केमिस्ट्री एक्सपर्ट के तौर पर, और मुझसे केमिस्ट्री पढ़ने का ये एक और सुनहरा मौका आपके पास में है। जल्दी से जल्दी जाएं और सारी क्लासेस, ध्यान रखना सारी क्लासेस हमारी लाइव होने वाली है। कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे, जो चैप्टर हो चुके हैं उनके लिए आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में सारे वीडियो लाइब्रेरी मिल जाएगा, और साथ ही साथ जो बच्चे अभी एनरोल होंगे उन बच्चों के लिए सारी क्लासेस लाइव होने वाली है। तो जल्दी से शुरू हो जाएं, और जैसे ही आप कोर्स परचेस करेंगे नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे कॉल करें। नमस्कार, जय हिंद। नंबर कौन सा? 4th। देखो डायपोल मोमेंट जो होता है,
यानी कि म्यू इक्वल्स टू होता है चार्ज इनटू बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ यानी कि डिस्टेंस, और डिस्टेंस आप कहां से कहां मेजर करोगे बताओ? पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ। बोलो क्लियर है? Q इंटू डी। ठीक, इसकी यूनिट क्या होती है? डी बे। क्या होती है? डी बे। ठीक है, और 1 डी बे इक्वल्स टू होता है 10 टू द पावर -18 ESU सेंटीमीटर। ESU CGS यूनिट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और सेंटीमीटर भी CGS में है। तो ये जो यूनिट है यूजुअली CGS में पूछा जाता है। जो डाटा आपको दिया रहेगा, अगर पिकोमीटर में दिया है बॉन्ड लेंथ तो आप उसको पहले सेंटीमीटर में बदलोगे। चार्ज अगर दिया है कूलम में तो उसको आप स्ट्रेट कूलम या ESU में बदलोगे। ठीक है, 1 कूलम इक्वल्स टू कितने स्ट्रेट कूलम? मौली बताइए। देखिए क्या पूछ दिए, बोल बेटा। आई 6.64 इंटू 10 टू द पावर 11 है ना, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का पूछ रहा थोड़ी। 6.023 इंटू 10 टू द पावर -23। हाँ देखिए, एवोगैड्रो नंबर थोड़ी पूछ रहा हूँ। सब में हाँ बोल रही है, बताओ बोलतन में 1 कूलम। अरे नहीं पता बोलने से कैसे चलेगा यार, तुम अभी अभी 12वीं पास हुए हो। 1 कूलम इक्वल्स टू कितने स्ट्रेट कूलम? मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाते हुए भी बताया था, बोलो। यस, वेरी गुड, शाबाश। 3 इंटू 10 टू द पावर 9 स्ट्रेट कूलम। इसी को हम लोग ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी बोलते हैं। अच्छा, CGS यूनिट चार्ज का 2 होता है, एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट को एब्सोल्यूट कूलम बोलते हैं। 1 एब्सोल्यूट कूलम इक्वल्स टू 10 कूलम के बराबर होता है। किन से बात करता हूं मैं? ठीक है, चलो आया ये वाला समझ में? लिख लो। अच्छा, अगर मुझे पोलैरिटी चेक करनी हो, पोलैरिटी ऑफ, अगर मैं बॉन्ड की पोलैरिटी चेक कर रहा हूं, बॉन्ड पोलर है या नॉन पोलर है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखोगे। क्या देखोगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। बोलो क्लियर है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ाते हुए भी मैंने ये वाला एप्लीकेशन बताया था। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इज नॉट इक्वल टू 0 देन बॉन्ड पोलर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर 0 तो मॉलिक्यूल जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा? नॉन पोलर। जैसे कार्बन कार्बन, कार्बन कार्बन कार्बन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, फ्लोरीन फ्लोरीन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये सारे बॉन्ड कैसे हैं? नॉन पोलर है। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि हाइड्रोजन फ्लोरीन पोलर बॉन्ड है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। कार्बन ऑक्सीजन पोलर बॉन्ड है, कार्बन नाइट्रोजन पोलर बॉन्ड है। अच्छा, नाइट्रोजन क्लोरीन नॉन पोलर बॉन्ड है। क्यों? नाइट्रोजन क्लोरीन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। कोहनी पड़ जाएगा जबड़े में, यहां से दांत वात सब झड़ जाएगा, पोपले हो जाओगे। चिकन लेग पीस भी पानी में डुबा के खाना पड़ेगा। फिर समझ में आ रहा है? सभी लोग को बोल रहा हूँ, क्लियर है? गलत गलत आंसर देते रहते हैं नालायक लोग। ठीक है, नाइट्रोजन क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम। क्लियर है? बोल नागेश, बात क्लियर? ठीक, मैं तो चिकन खाती नहीं, कोई बात नहीं बेटा। डेल्टा EN क्या हो सकता है? 0, और डेल्टा EN क्या हो सकता है? नॉट इक्वल टू 0। तो यहां पर बॉन्ड क्या होगा बताओ? बॉन्ड यहां क्या होगा? नॉन पोलर, और यहां क्या होगा? पोलर। क्लियर? ठीक है, लिखो मत, इधर ध्यान दो। अच्छा, बॉन्ड के जगह अगर मुझे मॉलिक्यूल चेक करना हो, मुझे मॉलिक्यूल की पोलैरिटी चेक करनी हो, देन सी आप क्या देखोगे? आप देखोगे डायपोल मोमेंट। क्या देखोगे? म्यू। अच्छा, फिर यहां 2 केस होंगे, म्यू इक्वल्स टू 0। अगर म्यू 0 है तो मॉलिक्यूल क्या होगा बताओ? मॉलिक्यूल की पोलैरिटी चेक करोगे तो मॉलिक्यूल कैसा होगा? नॉन पोलर। और म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0 तो मॉलिक्यूल कैसा होगा? पोलर। क्या ये बात समझ में आया? मैं अगर बॉन्ड की बात करूं तो क्या देखूंगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। मैं अगर मॉलिक्यूल की पोलैरिटी देखूंगा तो क्या देखूंगा? छापो। नंबर कौन सा?
it is follow vector addition रूल। जो डायपोल मोमेंट है उसको कैसे जोड़ा जाता है? वेक्टर एडिशन रूल से। बात को समझो, ये कोई डायपोल मोमेंट है, क्या है बेटा? डायपोल मोमेंट वेक्टर है। इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं μ1 से। किससे बेटा? μ1। ठीक, ये कोई दूसरी डायपोल मोमेंट वेक्टर है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड अलग है, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं बेटा μ2 से। किससे बेटा? μ2। इनके बीच का जो एंगल है वो एंगल कितना है बेटा? थीटा। ठीक, तो आपको पता है इनका रिजल्टेंट इनके बीच में कहीं होगा, बोलो होगा नहीं होगा? इनका रिजल्टेंट कहाँ होगा? इनके बीच में कहीं होगा। तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसको मैं बोल रहा हूँ बेटा μn। क्या बोल रहा हूँ? μn। μn इक्वल्स टू μ1 वेक्टर प्लस μ2 वेक्टर। बोलो यहाँ तक बातें क्लियर है? ठीक, और μn का जो मैग्नीट्यूड होगा, μn यानी नेट डायपोल मोमेंट जो होगा वो होगा μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2μ1 μ2 cos थीटा। और ये पूरा टर्म किस में लिखा जाएगा? हाँ, अंडर रूट में। ये पूरा टर्म लिखा जाएगा किस में? अंडर रूट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अरे हूँ हाँ करो, पक्की बात है, क्लियर है? अब जरा समझना, इफ थीटा इज 0 डिग्री, अगर थीटा क्या हो जाए? 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1। तो cos 0 डिग्री क्या हो जाएगा बताओ? इक्वल्स टू 1। और cos 0 डिग्री इक्वल्स टू 1 हो गया तो μn इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट μ1 का स्क्वायर प्लस μ2 का स्क्वायर प्लस 2μ1 μ2, यही होगा। और ये वैल्यू इस बार क्या होगी? मैक्सिमम होगी। क्या होगी बेटा? मैक्सिमम होगी। म्यू नेट की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम। अगर मैं थीटा 180 डिग्री ले लूं तो मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। निकिता के बगल में बच्ची, cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? हाँ बोल बेटा, -1। क्या ये सही बोल रही है विषय? ठीक, चलो वैल्यू कितनी होगी बेटा? -1। तो cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? -1। अरे हूँ हाँ करो, ये सब एक बार में झटके से बोलना है, मतलब ऐसे ऐसे किए यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री निकलना चाहिए। इधर नस काटे तो वेक्टर, ठीक है, ये वाला हाथ काटे तो इंटीग्रेशन, ठीक है कि नहीं? खोपड़ी खोल के देखे तो उसमें डिफरेंशिएशन चलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। मैथ्स पूरा अपने मन में बसा लो, पूरा एकदम पूरे शरीर में, ठीक है कि नहीं? क्लियर है? जिस बच्चे का मैथ्स अच्छा हो गया, बेसिक मैथ्स अच्छा हो गया, वो फिजिक्स में अच्छा कर ही लेगा, है ना? तो उसकी भी प्रैक्टिस रखा करो। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? μn इक्वल्स टू क्या होगा बताओ? अंडर रूट μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर माइनस 2μ1 μ2। और ये वैल्यू अब क्या हो जाएगी? कम होगी। ये वैल्यू क्या हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी। भाई जाहिर सी बात है, दो फोर्सेस लग रहे हैं इधर उधर अलग अलग मैग्नीट्यूड के, बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री। इधर वाला फोर्स ज्यादा है, मैग्नीट्यूड इधर की तरफ जाएगा, नेट फोर्स कम हो जाएगा। भाई ये 10 है, ये 5 है, नेट कितना बचा? 5 के फोर्स से मैं इधर जा रहा हूँ, ठीक है। अब दोनों फोर्सेस ऐसे ना लग करके ऐसे लग रहे हैं, इधर भी कितना 10 और इधर कितना 5, 5 मिनिमम है और 15 क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया। अगर सेम एंगल में लगे तो दोनों फोर्सेस ऐड हो जाएंगे। बोलो बात क्लियर है ना? वो चीज यहाँ दिख ही रहा है, कोई बड़ी बातचीत यहाँ तक नहीं है, इजी है, लिख लो। छिरे बहन कैक्सिस टाइप का तो लग रहा है, सोचे थे केमिस्ट्री पढ़ेंगे लेकिन इधर भी वेक्टर आ ही गया।
तो प्यारे बच्चों 2 मिनट के लिए पढ़ाई से ब्रेक लेते हैं। एक इन्फॉर्मेशन अब तक शेयर करनी थी। जो भी बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं और वो चाहते हैं फ्लैश एकेडमी के सिस्टम से जुड़ना, फ्लैश एकेडमी की पढ़ाई को समझना और फ्लैश एकेडमी के जो नोट्स, मटेरियल, डीपीपीज है वो सब सॉल्व करें ताकि आप नीट और जेई में उड़ान भर सके, तो उनके लिए एक नया मौका है। यस, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री की। आप चाहे वो कोर्स परचेस कर सकते हैं। कोर्स प्राइस बहुत ही कम और बहुत ही नॉमिनल रखा गया है, 2000 रुपीज़ का कोर्स है। अब इससे कम नहीं हो सकता। जो भी गेटवे का चार्ज था, जितनी चीज़ें मिनिमलिस्टिक हो सकती थी, मेरी टीम ने कर दी है। जल्द से जल्द एनरोल हो जाए और अपनी तैयारी को दे एक नए पंख। आप मुझे जानते हैं केमिस्ट्री एक्सपर्ट के तौर पर, और मुझसे केमिस्ट्री पढ़ने का ये एक और सुनहरा मौका आपके पास में है। जल्दी से जल्दी जाएं और सारी क्लासेस, ध्यान रखना सारी क्लासेस हमारी लाइव होने वाली है। कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे, जो चैप्टर हो चुके हैं उनके लिए आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में सारे वीडियो लाइब्रेरी मिल जाएगा। और साथ ही साथ जो बच्चे अभी एनरोल होंगे उन बच्चों के लिए सारी क्लासेस लाइव होने वाली है। तो जल्दी से शुरू हो जाएं और जैसे ही आप कोर्स परचेस करेंगे नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे कॉल करें। नमस्कार, जय हिंद। चलिए, नंबर कौन सा? 7। देखो, इफ μ1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड μ2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर हो, और ये मैग्नीट्यूड को मैं अगर म्यू मान लूं, देन म्यू नेट की वैल्यू क्या होगी जरा वो जानते हैं। तो तब थीटा पे डिपेंड करेगा, थीटा और यहाँ म्यू नेट। थीटा की वैल्यू हो सकती है 0 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, और क्या हो सकती है 180 डिग्री। ठीक है, ऐसा आप लोगों ने फिजिक्स में कर रखा है और अभी करने वाले हो। तो जब एडिशन करोगे 0 डिग्री में रिजल्टेंट डबल हो जाता है, 2 म्यू हो जाता है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। 60 डिग्री में कितना होता है तन्मय? तन्मय 60 डिग्री में कितना होगा? हाँ, और 90 डिग्री में कितना होगा? तन्मय बताएगा, सब चुप रहो। √2 म्यू। ये पूछ रहा है, बता रहा है √2 करके ऐसे लास्ट में जैसे पेज गिराया, मेरे को लगा कि लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क है। 120 डिग्री में क्या होगा तन्मय बोल? माइनस हो जाएगा ना, कोहनी पड़ जाएगा, नालायक कहीं के। म्यू होगा, क्या होगा? म्यू। ठीक है, और 180 डिग्री में 0। ठीक है, ये तो पता है तुम लोग को। अरे हूँ हाँ करो, ये शॉर्टकट है। आप लोगों ने ये सब किया होगा ना। ये 3 गोला है, यहाँ पर चार्ज है, तो इस पे फोर्स इतना, इस पे फोर्स इतना, एंगल 60 डिग्री, नेट फोर्स कितना? √3F। ठीक है, F की वैल्यू K Q1 Q2 अपॉन R², यानी KQ² अपॉन R²। करते हैं ना अपन लोग, फटाफट चलते हैं ऐसे ही। तो अपन लोग को यही देखना है, अगर 0 डिग्री है तो कितना होगा? 2 म्यू, 60 डिग्री तो √3 म्यू, 90 डिग्री तो √2 म्यू, और 120 डिग्री होगा तो म्यू, 180 डिग्री होगा तो 0। लिखो। देखो, ऊपर से नीचे आ रहा हूं मैं, थीटा बढ़ाते जा रहा हूं। थीटा अगर बढ़ेगा तो म्यू की वैल्यू लगातार घट रही है। बोल प्रणय, क्लियर है? आगे बढ़ो। नंबर कौन सा? 8। लोन पेयर एंड मल्टीपल बॉन्ड शो देयर ओन डिफरेंट डायपोल मोमेंट। ये अपने खुद का कुछ अलग ही वाला स्वैग दिखाते हैं, अपने अलग उसमें रहते हैं। ये इनका डायपोल मोमेंट अलग ही रहता है। ठीक है, क्लियर है? अब ये क्यों बोल रहा हूँ ये मैं अभी समझाऊंगा, जब मैं मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल लेके बताऊंगा तब ये चीजें क्लियर होंगी अच्छे से। ठीक है, चलो। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट, कोई लिखेगा नहीं, कॉपी बंद कर दो। BeCl2 मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? BeCl2। सबसे पहले समझते हैं, यहाँ सिग्मा बॉन्ड कितने, जिससे पूछूंगा वो बताएगा, बच्ची बताएगी। 2 है, 1 नंबर बात। लोन पेयर निकालना है, बेरिलियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन। निकिता भाई 2 होते हैं ना, 1 नंबर बात। ठीक है, 2 में से 2 गया तो 0 लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन बोलो sp। sp की इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री कैसी होती है? लीनियर। ये रहा बेरिलियम, ये रहा Cl, ये रहा Cl।
मुझे एक बात बताया जाए तन्मय, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड आइडेंटिकल है या डिफरेंट है? आइडेंटिकल है यार, ठीक है। मैंने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाते हुए इसी के एग्जांपल से आपको बताया था। तो गौर से देखना, बेरिलियम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। बेरिलियम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो एक डायपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, दूसरे डायपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये भी म्यू है, ये भी म्यू है, दोनों इक्वल वेक्टर है। बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री है। तो एंगल 180 डिग्री, दोनों म्यू इक्वल और ऑपोजिट है। तो म्यू नेट कितना हो जाएगा बताओ? म्यू नेट हो जाएगा 0, यानी मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा? नॉन पोलर हो जाएगा। लिखा जाए, चलिए दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ आते हैं। BeCl2 के बाद हम लोग देखने जा रहे हैं BF3 मॉलिक्यूल, ठीक है। जल्दी से मुझे बताएंगे और जिससे पूछूंगा वो बताएगा। बस चीज बताएगी, सिग्मा कितने हैं? 3। लोन पेयर निकालना है, बोरॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मैं कसम खाती हूं कि जो भी बोलूंगी गलत बोलूंगी, गलत के सिवा कुछ नहीं बोलूंगी, भले मेरे को आता ही क्यों ना हो। बोल बेटा। 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। 3 में से 3 गया तो 0 है ना। अरे यार अभी भी कांटा यहीं अटका पड़ा है क्या तुम्हारा? ये तो सब मैं बता दिया। sp2 की इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। बोल बेटा। मौली। हाँ, ट्राइगोन, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। वही तो, ठीक है ना। झगड़ा क्यों कर रही है? पूरा बोलती ट्राइगोन बोल के रुक गई थी, पूरा बोलती ना। अरे यार पूरा बुआ ही है ये बाय नेचर, उन लोग भी आर्ग्यू करते ही रहते हैं, ठीक है। ये हो गया बोरॉन, ये हो गया फ्लोरीन, ये हो गया फ्लोरीन। अब जरा गौर से देखना, लिखना मत सब लोग। बोरॉन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा और फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। तो इस वजह से डायपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन इधर, डायपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन इधर, डायपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन इधर, पॉजिटिव टू नेगेटिव। आपको पता है वेक्टर्स को मैं पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूँ। तो ये वेक्टर अगर म्यू है, ये वेक्टर भी क्या है? म्यू है। ये वेक्टर भी क्या है? म्यू है। ये सारे ही वेक्टर क्या है? म्यू। इनके बीच एंगल कितना है? 120 डिग्री, ठीक है। अच्छा 120 कितना होता है? 120 अगर हो दो डायपोल मोमेंट तो म्यू आता है रिजल्टेंट, वो म्यू यहाँ आ जाएगा और ये म्यू एक दूसरे के 180 डिग्री में यानी कैंसल आउट कर देंगे, यानी कि 0। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, मैं आगे बताऊंगा और आपको पता चलेगा। जब इक्वल वेक्टर्स या आइडेंटिकल वेक्टर्स, जब क्या आइडेंटिकल वेक्टर्स, आइडेंटिकल उनको बोल रहा हूं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और उनके भी सेपरेशन एंगल सेम है, ठीक है। आइडेंटिकल वेक्टर्स और बीच में सेपरेशन एंगल क्या हो? सेम हो, तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो क्या हो जाता है? 0। और यानी कि अब ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा बताओ? नॉन पोलर। फॉर एग्जांपल अगर दो आइडेंटिकल वेक्टर्स हैं, दो आइडेंटिकल वेक्टर, एंगल कितना है? 180 सेम है, रिजल्टेंट 0। 3 वेक्टर है, 3 आइडेंटिकल वेक्टर है, एंगल इनके बीच सेपरेशन एंगल 120 रिजल्टेंट 0। 4 आइडेंटिकल वेक्टर है, इनके बीच सेपरेशन एंगल 90 क्या होगा? 0। या टेट्राहेड्रल भी अरेंज कर सकते हैं, 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट करे तो इनके बीच में रिजल्टेंट कितना होगा? 0। 5 आइडेंटिकल वेक्टर है, सेपरेशन एंगल अगर 72 डिग्री हो गया इनके बीचों बीच पांचों में, तो फिर क्या होगा? रिजल्टेंट 0। तो ये आपको पता होनी चाहिए, अगर आइडेंटिकल वेक्टर्स होते हैं और उनके बीच सेपरेशन एंगल भी सेम होता है तो उनका रिजल्टेंट कितना होता है? 0 होता है। क्लियर है ये बात? अरे हूं हाँ किया जाए। सर टेंशन लग रहा है एकदम, फिजिक्स फील आ रहा है। आएगा ही, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। करना है, अभी न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। लिखो एग्जांपल नंबर 3, CH4 मॉलिक्यूल। देखो सिग्मा कितने हैं? 4। लोन पेयर कितना है? 0। हाइब्रिडाइजेशन बोलो sp3। अब sp3 का स्ट्रक्चर कैसा अरेंज होता है? टेट्राहेड्रल। ये हो गया बेटा कौन? कार्बन। ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन। अब देखो डायपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन किधर से किधर होगी? देखो कार्बन और हाइड्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? कार्बन की। कार्बन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, हाइड्रोजन पे क्या आएगा? प्लस। तो एक डायपोल मोमेंट वेक्टर ये रहा, दूसरा डायपोल मोमेंट वेक्टर ये रहा, तीसरा डायपोल मोमेंट वेक्टर ये रहा, चौथा डायपोल मोमेंट वेक्टर ये रहा, ठीक है। इन डायपोल मोमेंट वेक्टर्स को अगर मैं पैरेलली शिफ्ट करूं तो ये वाला नीचे आया, ये वाला इधर गया, ठीक है,
ये वाला जो है वो इधर गया, ठीक है, और ये वाला जो है वो किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। ये भी स्ट्रक्चर कैसा है, टेट्राहेड्रल ही है। कैसा है बेटा, टेट्राहेड्रल। ठीक है, और आपको पता ही है ना, ये जो डायपोल मोमेंट वेक्टर्स आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये इक्वल वेक्टर है, म्यू 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 म्यू, आइडेंटिकल वेक्टर्स हैं। इनके बीच सेपरेशन एंगल आप देखो 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट। अरे जो टेट्राहेड्रल बनाते थे उसी को मैंने उल्टा कर दिया है, तो सेपरेशन एंगल भी सेम है। तो बताओ म्यू एन कितना होगा, म्यू नेट कितना होगा, 0, और म्यू नेट 0 है तो मॉलिक्यूल कैसा होगा बताओ, नॉन पोलर। मॉलिक्यूल मस्ट बी नॉन पोलर। इसको आप ऐसे भी पता कर सकते हैं, मैं आपको फटाफट तरीका बताता हूं देखने का कि मॉलिक्यूल पोलर है नॉन पोलर चेक करना है। सारे टर्मिनल एटम सेम हो, यानी यहां पर सिर्फ फ्लोरीन है, यहां सिर्फ हाइड्रोजन है, बीच में कोई ऑक्सीजन फ्लोरीन या अलग अलग टाइप के टर्मिनल एटम नहीं है। अब जब टर्मिनल एटम सेम होगा तो बनने वाला बॉन्ड भी सेम होगा, बनने वाला बॉन्ड सेम होगा यानी डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर मॉलिक्यूल में टर्मिनल एटम सेम हो जाए और लोन पेयर 0 हो जाए, लोन पेयर 0 मतलब कि लोन पेयर अगर एक आ गया तो उसका अपना ही अलग स्वैग हो जाता है, अपना अलग डायपोल मोमेंट क्रिएट करने लगता है, मॉलिक्यूल हमेशा पोलर हो जाएगा। और लोन पेयर 0 है और सारे बॉन्ड बिल्कुल आइडेंटिकल है, तो ऐसे केस में मॉलिक्यूल हमेशा क्या होने वाला है, नॉन पोलर होने वाला है। पता करने का तरीका समझ में आया, अगर सेंट्रल एटम के पास 0 लोन पेयर हो और टर्मिनल एटम सेम सेम हो तो मॉलिक्यूल हमेशा क्या होगा बेटा, नॉन पोलर होगा। एक जुगाड़ ये हुआ। दूसरा जुगाड़ क्या बोला मैंने, अगर मॉलिक्यूल के पास सिर्फ एक लोन पेयर आ जाए या सिर्फ एक मल्टीपल बॉन्ड आ जाए तो भाई लोन पेयर और मल्टीपल बॉन्ड का अपना अलग स्वैग रहता है। अगर एक लोन पेयर या एक मल्टीपल बॉन्ड कब आता है, जैसे ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा होगा, अगर ये लोग आ गए, इनका अलग डायपोल मोमेंट वेक्टर होगा और उस डायपोल मोमेंट वेक्टर को कैंसल आउट करने के लिए दूसरा ऑपोजिट डायरेक्शन में मुझे डायपोल मोमेंट लगाना पड़ेगा। उसके लिए 2 लोन पेयर चाहिए जो एक दूसरे के इक्वल और ऑपोजिट होने चाहिए। अगर ऐसा सिस्टम नहीं है, एक ही लोन पेयर या एक ही मल्टीपल बॉन्ड है, तो इनका म्यू किसी भी हालत में 0 नहीं हो सकता। इनका डायपोल मोमेंट हमेशा क्या होगा बेटा, नॉट इक्वल टू 0, यानी मॉलिक्यूल मस्ट बी पोलर। ये पता करने का तरीका है, ये सारे पॉइंट्स में लिखाऊंगा, पहले ये लिखा जाए। तो प्यारे बच्चों 2 मिनट के लिए पढ़ाई से ब्रेक लेते हैं। एक इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर करनी थी। जो भी बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं और वो चाहते हैं फ्लैश एकेडमी के सिस्टम से जुड़ना, फ्लैश एकेडमी की पढ़ाई को समझना और फ्लैश एकेडमी के जो नोट्स मटेरियल डीपीपीज है वो सब सॉल्व करें ताकि आप नीट और जेई में उड़ान भर सके, तो उनके लिए एक नया मौका है। यस, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री की। आप चाहे वो कोर्स परचेस कर सकते हैं। कोर्स प्राइस बहुत ही कम और बहुत ही नॉमिनल रखा गया है, 2000 रुपीज़ का कोर्स है। अब इससे कम नहीं हो सकता। जो भी गेटवे का चार्ज था, जितनी चीज़ें मिनिमलिस्टिक हो सकती थी मेरी टीम ने कर दी है। जल्द से जल्द एनरोल हो जाए और अपनी तैयारी को दे एक नए पंख। आप मुझे जानते हैं केमिस्ट्री एक्सपर्ट के तौर पर, और मुझसे केमिस्ट्री पढ़ने का ये एक और सुनहरा मौका आपके पास में है। जल्दी से जल्दी जाएं और सारी क्लासेस, ध्यान रखना सारी क्लासेस हमारी लाइव होने वाली है। कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे, जो चैप्टर हो चुके हैं उनके लिए आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में सारे वीडियो लाइब्रेरी मिल जाएगा, और साथ ही साथ जो बच्चे अभी एनरोल होंगे उन बच्चों के लिए सारी क्लासेस लाइव होने वाली है। तो जल्दी से शुरू हो जाएं और जैसे ही आप कोर्स परचेस करेंगे नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे कॉल करें। नमस्कार, जय हिंद। हाँ, N2O NOCOH2O, N2O NOCOH2O, ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है, पता होना चाहिए यार। ठीक है, चलो क्लियर है यहाँ तक। चलो खैर टॉपिक में आ जाते हैं। अब देखो जो पॉइंट मैं लिखाने जा रहा हूँ उसको देखते हैं। नंबर कौन सा पॉइंट है ये, 9th। इफ आइडेंटिकल vectors with same separation angle are present in molecule, वेक्टर के जगह डायपोल मोमेंट कर दो, मॉलिक्यूल, देन
मॉलिक्यूल मस्ट बी नॉन पोलर। ठीक है, यहां मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ आइडेंटिकल डायपोल मोमेंट, और यहां देख रहा हूं सेपरेशन एंगल। अगर आइडेंटिकल डायपोल मोमेंट कितने हैं, 2, 3, 4, 5, इनके बीच सेपरेशन एंगल देख रहे हैं। सेपरेशन एंगल 2 है तो कितना होना चाहिए बताओ, 180 डिग्री। 3 है तो कितना होना चाहिए बताओ, 120 डिग्री। ठीक है, 4 होने से 90 डिग्री या 109 डिग्री 28 मिनट, और अगर 5 है तो 72 डिग्री। तो इन सारे केसेस में म्यू नेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0, यानी मॉलिक्यूल ऑलवेज क्या होगा, नॉन पोलर। ठीक है भरत, क्लियर है? लिखो। कितने एग्जाम्पल हो गए हमारे, 3 हो गए ना। चलिए चौथा एग्जाम्पल देख रहे हैं, SO2Cl2। ठीक है, SO2Cl2 में सबसे पहले बच्ची ही बताएगी सिग्मा कितना है, 4 है। बाकी लोग की आवाज नहीं आनी चाहिए, लोन पेयर बताना है, उससे पहले सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 6, ऑक्सीजन 2 है, बोल क्या करेंगे, डबल करेंगे, 2 का डबल 4 और 2 6 है ना, 6 में से 6 गया तो 0, हाइब्रिडाइजेशन बोलो sp3। अब देखो मैंने जो बोला था वो बात क्या थी, टर्मिनल एटम सारे सेम होने चाहिए और लोन पेयर 0 होने चाहिए, तब जाकर के म्यू 0 होता है। यहाँ चेक करना पड़ेगा। देखो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, ये कुछ ऐसा बनेगा, बोलो बनेगा, ये हो गया डबल बॉन्ड O, ये हो गया डबल बॉन्ड O, ये हो गया क्लोरीन, ये हो गया क्लोरीन। अब जरा बात को समझा जाए, क्लोरीन का डायपोल मोमेंट वेक्टर ये रहा, क्लोरीन का डायपोल मोमेंट वेक्टर क्या रहा, ये वाला, एक ये इसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं म्यू, इसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं म्यू से। अच्छा, ऑक्सीजन एक मल्टीपल बॉन्ड बना रहा है नहीं बना रहा है, बोलो, इसका डायपोल मोमेंट अलग ही रहेगा, अलग ही आदमी है। दानिश भाई अगर जिंदा रहते ना तो अलग ही बात रहती वाली बात है। ठीक है, मतलब किसी का नाम ही नहीं रहते का। क्लियर है, समझा, बोल पटेल, क्लियर है ना। तो ये देखो, ये डबल बॉन्ड जो आपको दिख रहा है ये अलग ही टाइप का डबल बॉन्ड है, ये भी अलग है, ये भी अलग है। इसको मैं म्यू डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसको भी किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, म्यू डैश से। अब जरा समझा जाए, मुझे पेन दिया जाए, दो वो पेन, वो हाथ नहीं लगा था मैं, हाँ ठीक, गिर गया, अच्छा हुआ। देख इधर, ये वाला है, इधर चल रहा है डायपोल मोमेंट, ठीक है, ये वाला डायपोल मोमेंट वेक्टर इधर है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में। क्लियर है ना, समझना बात को। इन दोनों का रिजल्टेंट ये बीच से जाएगा, ये रहा, इसको याद रखना, ये वाला इधर है, ये वाला इधर है, इनका डायपोल मोमेंट वेक्टर ये बीच से जाएगा, एक इधर है एक इधर है, यही आया था ना, इनके बीच थीटा है। बताओ, कुछ ना कुछ करके दोनों अनइक्वल हैं जब, तो दोनों के बीच कुछ ना कुछ रिजल्टेंट तो आएगा ही। किसी भी हालत में इस स्ट्रक्चर में म्यू नेट को 0 किया जा सकता है क्या, आप बताओ। 3D स्ट्रक्चर है बॉस, दिखाओ समझाता हूं, दे और दो पेन दे बेटा। ये वाला स्ट्रक्चर इधर है, डबल बॉन्ड वाला, जल्दी, वो नहीं, वो पेंसिल भी चलेगा, वो तो सेम हो गया ना। ये इधर है और ये इधर है, और ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, बोलो होता है टेट्राहेड्रल ऐसा ही, ठीक है, अरे हूं हाँ करो, हाँ। अब जरा देखना, इन दोनों का रिजल्टेंट जो है ये खत्म हो गया, ये यहां से गया, ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट ये खत्म हो गया, ये यहां से गया। अब इन दोनों का भी तो रिजल्टेंट आएगा ही ना, वो तो इनके बीच से जाएगा। किसी भी तरीके से म्यू नेट 0 हो सकता है क्या, आप बताएं, हो सकता है नहीं। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू 0, यानी मॉलिक्यूल मस्ट बी पोलर। समझ में आया, पोलर होने का मतलब चार्ज का डिफरेंस है वो, मतलब एक तरीके से पोलर है वो।
इसको सॉल्युबिलिटी में और अच्छे से इस पे बात करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर लिखेंगे कोई भी नहीं, 5th देखते हैं, XeF2, ये मॉलिक्यूल की बात करते हैं। सबसे पहले देखेंगे, लिखेगा कोई भी नहीं, इधर देखो, सिग्मा कितने हैं बोलो, 2। जेनॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिससे पूछूंगा वो बताएगा 8, ठीक है। 8 में से 2 गया तो 5 होगा, 6 होगा, बहुत सोचना पड़ा, 8 में से 2 गया तो 6 इलेक्ट्रॉन यानी 3, अरे 2 कैसे हुआ, 3 लोन पेयर हुआ ना, अरे यार नालायक को 3 लोन पेयर हुआ नहीं हुआ, ये रहा 3 लोन पेयर। बताओ हाइब्रिडाइजेशन बोलो, sp3d। अच्छा sp3d की इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री बोल पटेल कैसा होता है, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। सेंटर में कौन है, जेनॉन है। अच्छा कितने लोन पेयर है, 3, तो 3 लोन पेयर कहाँ लगाऊंगा, 3 लोन पेयर मैं किधर लगाऊंगा बताओ, इक्विटोरियल में लगाऊंगा कि एक्सियल में लगाऊंगा, इक्विटोरियल में। तो 3 लोन पेयर इक्विटोरियल में लगाने जा रहा हूं मैं। एक लोन पेयर ये रहा, एक लोन पेयर ये रहा, और दूसरा लोन पेयर ये रहा। अच्छा फ्लोरीन किधर है, एक फ्लोरीन यहाँ है, एक फ्लोरीन यहाँ है, बोलो यहाँ है। अब देखो ये रहा लोन पेयर का डायपोल मोमेंट वेक्टर, ये रहा, ये इस लोन पेयर का डायपोल मोमेंट वेक्टर, ये इस लोन पेयर का डायपोल मोमेंट वेक्टर। ये तीनों ही डायपोल मोमेंट वेक्टर एक प्लेन में है, एक प्लेन में है ना, तीनों सेम है। ये रहा म्यू, ये रहा म्यू, ये रहा म्यू, और इनके बीच में सेपरेशन एंगल भी क्या है, सेम है भाई। अरे ये तीनों एक प्लेन में है, म्यू म्यू म्यू, सेपरेशन एंगल 120 120 120। क्या तीनों एक दूसरे को निरस्त भव कर देंगे, ये तीनों एक दूसरे से लड़े, कैंसिल हो गया, इसकी छड़ी ये रख लिया, इन लोग फिर कैंसिल आउट की, इनकी छड़ी वो रख लिया, लास्ट में किसी को कुछ नहीं मिला। समझे नहीं समझे बात को, ठीक है कि नहीं। अब देखो छड़ी, दादा नींद में है आज वो, समझा नहीं समझा तो तू भी नहीं देखा ना, एल्डर छड़ी, हाँ यस, वाह एक नंबर बात दादा, दिल जीत लिया वापस से तू। अब देखो फ्लोरीन में, जेनॉन और फ्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, फ्लोरीन की। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ माइनस चार्ज, यहाँ प्लस चार्ज, ये इधर खींचेगा। तो ये देखो एक डायपोल मोमेंट वेक्टर इधर और एक डायपोल मोमेंट वेक्टर इधर, इसे अगर मैं म्यू डैश बोल रहा हूँ तो इसे भी मैं क्या बोलूंगा, म्यू डैश। बताओ ये दोनों इक्वल है एक दूसरे के, अरे है, इनके बीच एंगल 180 डिग्री, एक दूसरे के इक्वल है, एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। यानी मैं बोल सकता हूँ म्यू नेट इक्वल्स टू 0, मॉलिक्यूल कैसा होगा, नॉन पोलर होगा। क्या मेरी बातें आपको समझ में आई। अब कोई भी मॉलिक्यूल दूंगा तो क्या आप चेक कर सकते हो ना कि पोलर होगा नॉन पोलर होगा, कर लोगे ना। बोलता मैं ये कैसा यस होता है, रे यस ऐसा होता है, तेरा ऑडियो वीडियो मैच ही नहीं हो रहा। हाँ चलो लिखो, ठीक है तन्मय। एग्जाम्पल नंबर 6 देखो, XeOF4, बताओ बताना है, तेरे को बोल रहा हूं और किसको बोल रहा हूं, XeOF4 पोलर और नॉन पोलर। हाँ पोलर। देखो सबसे पहले तो सिग्मा कितना है, 5, लोन पेयर निकालेंगे, जेनॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, ऑक्सीजन रहने से क्या करेंगे, तो 2 और 4 कितने हो गए, 6, 8 में से 6 गया, 2 इलेक्ट्रॉन यानी एक लोन पेयर, 5 और 1 6 यानी कि sp3d2। sp3d2 का स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है, स्क्वायर बाय पिरामिडल, अरे होता है ना। सेंटर में कौन होगा, जेनॉन, ये हो गया डबल बॉन्ड O, और यहाँ हो गया कौन बेटा, लोन पेयर। अब देखो यहाँ पर मैंने 4 फ्लोरीन लगा दिए, मैं किसी भी तरह से ये फ्लोरीन फ्लोरीन का अगर डायपोल मोमेंट को कैंसिल कर भी दूं तो आपको पता है ये जो मल्टीपल बॉन्ड का अपना अलग स्वैग होगा, ये μ1 है, और लोन पेयर का अपना अलग स्वैग होगा। लोन पेयर का डायपोल मोमेंट क्या है, हाँ ये हो गया μ2, ठीक है। क्या ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर पाएंगे, अगर कैंसल आउट करते कब, जब μ2 को काउंटर करने के लिए यहाँ भी लोन पेयर होता, या इस डबल बॉन्ड O को काउंटर करने के लिए यहाँ पर डबल बॉन्ड O होता। तो यहाँ पर म्यू नेट, आप समझ पा रहे ना ये बात, इज नॉट इक्वल टू 0, मॉलिक्यूल कैसा होगा, पोलर होगा। अच्छा एक बात को समझो,
इस मॉलिक्यूल को देखते ही मैं इस बात का अंदाजा लगा सकता था। सबसे पहले तो एक ही ऑक्सीजन है, यानी एक ही डबल बॉन्ड O होगा, और डबल बॉन्ड O को कैंसल आउट करने के लिए दूसरा ऑक्सीजन है ही नहीं, तो इसका डायपोल मोमेंट कभी भी जीरो नहीं हो सकता था, सवाल ही पैदा नहीं होता। बोलो बात क्लियर है? लेकिन जब यहां तक भी पहुंचे तब भी आपको अकल आ जानी चाहिए थी। इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या, एक लोन पेयर है, उस लोन पेयर के डायपोल मोमेंट को काउंटर करने के लिए दूसरा लोन पेयर यहां अवेलेबल है ही नहीं। तो ये देखते हुए भी आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि मॉलिक्यूल मस्ट बी पोलर। समझ में आ रहा है? तो देख के भी आप अंदाजा लगा सकते हो। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा, उससे आप खेल जाओगे। क्लियर है? अरे हूं हाँ करो, छापो। सेवेंथ XeF4, ये बताओ बोलतन में, हाँ नॉन पोलर कि पोलर? पोलर वाले कितने हाथ उठाओ, नॉन पोलर वाले कितने? बाकी निर्दलीय खेल रहे हो क्या रे? एक टीम में रहो। सिग्मा कितने? 4। लोन पेयर जेनॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, 8 में से 4 गया तो 4 इलेक्ट्रॉन पटेल, 2 लोन पेयर। ठीक है, चलो 4 और 2 6। हाइब्रिडाइजेशन बोलो, sp3d2। sp3d2 की इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री यही होगी। अरे होगी। सेंटर में कौन होगा? जेनॉन। कितने लोन पेयर होंगे? 2, एक इधर, ये यहाँ, ये यहाँ, और ये लोन पेयर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कैंसल। देखो फ्लोरीन का डायपोल मोमेंट वेक्टर जो है, 4 वेक्टर, चारों के चारों में सेपरेशन एंगल सेम, कैंसल हुआ। लोन पेयर का डायपोल मोमेंट वेक्टर ये लोन पेयर के डायपोल मोमेंट वेक्टर से क्या हुआ? कैंसल हुआ। क्या मैं बोल सकता हूं कि इस मॉलिक्यूल में म्यू n इक्वल्स टू क्या है? 0। तो मॉलिक्यूल कैसा है? लिखा जाए, चलो बंद करते हैं, आगे देखो, बाद में सुनेंगे। हाँ क्या? भूत का कहानी पार्ट 3। चलो पहले पार्ट इसको कंप्लीट करते हैं, डायपोल मोमेंट को लिखेंगे। अगला पॉइंट नंबर कौन सा होगा? अच्छा, एक मॉलिक्यूल, कितने एग्जांपल बताया मैं? 7। चलो 8वां देखते हैं बेटा। H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। बोलो है? अब जरा देखना, बातें नहीं करो। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? ऑक्सीजन की। जाहिर सी बात है, नेगेटिव चार्ज इस पे आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये डायपोल मोमेंट क्रिएट करेगा इधर, और ये डायपोल मोमेंट क्रिएट करेगा इधर। दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसल आउट कर देंगे। अच्छा, आपके दिमाग में ये डाउट आ सकता है तन्मय कि सर इसके पास तो लोन पेयर भी है, तो ये लोन पेयर को इसका लोन पेयर डायपोल मोमेंट वेक्टर कैंसल आउट करेगा, और ये वाले लोन पेयर को ये वाले लोन पेयर का डायपोल मोमेंट वेक्टर कैंसल आउट कर देगा। तो ओवरऑल यहाँ पर म्यू नेट क्या हो जाएगा? 0। मॉलिक्यूल कैसा रहेगा? नॉन पोलर। क्लियर हुआ? लिखो। हितेश का फोटो दिखाया, भूतनी भाग गई, बोलती है बचाओ मेरे को। ना हितेश? चलो लिखे सभी लोग, ठीक है। और ये किया तो गलत किया। कॉपी दिखाओ, ला दे उसका कॉपी। तुम कॉपी तो लेते रहते बेटा। पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर देखना कैसे होता है। पेन ला तो बेटा, ब्लैक वाला। बात नहीं कर रहे तन्मय। देखो, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर है, इसे कहते हैं हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। दिखाई दे रहा है सभी को? नहीं दे रहा होगा, कॉपी लेके आया जाए। हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, समझना बात को। हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है? ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का डायपोल मोमेंट वेक्टर नीचे की तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, और इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का डायपोल मोमेंट वेक्टर इस तरफ आ रहा है। क्या अगर ये एक प्लेन में होते तो ये और ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर पाता, लेकिन ये इधर ही जा रहा है, ये इधर जा रहा है, समझना बात को। और ये इधर जो जाना चाहिए था, हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होने की वजह से मैंने उसका प्लेन ही चेंज कर दिया। चेंज हो गया,
तो बताओ क्या ये दो वेक्टर कभी भी एक दूसरे को कैंसल आउट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और जब कैंसल आउट होगा नहीं तो वहां पर डायपोल मोमेंट मुझे मिलेगा ही मिलेगा। अब जरा देखना H2O2 का जो स्ट्रक्चर होता है ये होता है हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। तो हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होने की वजह से म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये ऑलवेज क्या होगा बेटा? पोलर होगा। ऑलवेज क्या होगा? पोलर। H2O2 की तरह और भी मॉलिक्यूल होते हैं, H2O2, ठीक है ना, F2O2F2, O2F2, ठीक है, S2Cl2, है ना, ये लोग भी हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर में रहते हैं। कैसे रहते हैं? हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। S2F2, इन सभी में क्या मिलता है? हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। तो इस वजह से यहां पर म्यू नेट इक्वल्स टू क्या होगा? 0। और मॉलिक्यूल कैसा होगा बताओ? सॉरी, म्यू नेट इज नॉट इक्वल्स टू 0, मॉलिक्यूल क्या होगा? पोलर होगा ऑलवेज। लिखा जाए। समझ में आया? तन्मय क्लियर है? चलो हो गया, ठीक। पॉइंट नंबर कितने पॉइंट लिखा दिए थे मैंने? ये तो एग्जांपल्स थे, 9। पॉइंट नंबर 10 लिखेंगे। इफ सेंट्रल एटम हैविंग, पहला 0 लोन पेयर, सेकेंड अटैच्ड विथ सेम टर्मिनल एटम, सेम टर्मिनल एटम से अगर अटैच है तो इस कंडीशन में देन म्यू नेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0, मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? नॉन पोलर हमेशा। ठीक है, ये हमारा जुगाड़ है। एक तो उसके पास क्या होना चाहिए? 0 लोन पेयर, क्योंकि अगर एक लोन पेयर आ गया तो लोन पेयर अपना एक डायपोल मोमेंट क्रिएट कर देगा जो कैंसिल आउट नहीं हो सकता। 2 रहने से देखा जा सकता है कि काउंटर हो सकता है अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगे हो, है ना। 3 में भी कैंसिल आउट हो सकता है अगर उनके बीच डिस्ट्रीब्यूशन एंगल 120 डिग्री और तीनों एक प्लेन में हो, तो वो चीजें अलग है, वो मॉलिक्यूल देख के। अब झट से पहचानने का तरीका क्या है? सेंट्रल एटम के पास क्या होना चाहिए? 0 लोन पेयर होना चाहिए और अटैच्ड विद सेम टर्मिनल एटम। किससे अटैच होना चाहिए? सेम टर्मिनल एटम से अटैच होना चाहिए। तो वहां पर क्या होगा? म्यू इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर CH4, ठीक है, CCl4, SF6, ठीक है, और PCl5, IF7, BeCl2, BF3 एक्सेट्रा। ठीक है, अब जरा देखना कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इधर देखो, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 4 दिख रहा है, मतलब लोन पेयर तो नहीं है। पता करने का तरीका, 4 है, 4 दिख रहा है, लोन पेयर नहीं है, और ऊपर से टर्मिनल एटम भी सेम है, तो म्यू क्या होगा? 0। ठीक है, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, कितने दिख रहे हैं? चारों सेम, म्यू क्या है? 0। सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, कितने दिख रहे हैं? 6 के 6 सेम है, तो म्यू 0। चलो, फास्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, कितने दिख रहे हैं? 5, पांचों के पांचों सेम है, तो म्यू 0। ठीक है, आई के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, कितने दिख रहे हैं? 7, सातों के 7 सेम है, यस, तो म्यू क्या है? 0। बेरिलियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, कितने दिख रहे हैं? 2, दोनों के दोनों सेम है, म्यू 0। बोरॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, तीनों के तीनों 3 दिख रहे हैं, तीनों के तीनों क्या है? सेम है, म्यू 0। नहीं है समझ में? If central atom having only one lone pair, then molecule always polar, molecule हमेशा क्या होगा? पोलर होगा।
अब जरा देखो, अच्छा मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, इधर देखो, लिख लेना पहले। हाँ देखो, PH3 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है? हाँ, PH3 फॉस्फीन एग्जिस्ट करता है? हाँ, कौन बोला? इतना पीटूंगा ना। याद रखो, तो आप दो थ्योरी को मिक्स करने वाले हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैंने वहां भी रिपीट किया था, यहाँ भी रिपीट कर रहा हूँ। एक जगह मैंने बताया था कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें डी ऑर्बिटल हो, sp3d, sp3d2, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाए और अटैच्ड विद हाइड्रोजन लाइक एटम, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव टर्मिनल एटम, तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल SF6 एग्जिस्ट, SH6 नॉट एग्जिस्ट। IF7 एग्जिस्ट करता है, IH7 नहीं मिलेगा। क्लियर है? लेकिन वही मैंने ड्रैगो रूल पढ़ाते हुए बताया था कि थर्ड पीरियड और उसके नीचे वाला होना चाहिए, सेंट्रल एटम के पास कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए और अटैच विद लो इलेक्ट्रोनेगेटिव टर्मिनल एटम, तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन तो नहीं होगा लेकिन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। तो फॉस्फीन उसी में से एक है, हाइब्रिडाइजेशन भले ना हो रहा हो लेकिन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, शेप पिरामिडल भी होगा लेकिन बॉन्ड एंगल नियरली 90 डिग्री होगा। नहीं, ठीक है। देखो, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 में से 3 गया तो 5 में से 3 गया तो 2 इलेक्ट्रॉन यानी एक लोन पेयर। ठीक है, एक लोन पेयर है यहाँ। ठीक है, चलो, फॉस्फीन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 में से 3 गया तो 5 में से 3 गया तो 2 इलेक्ट्रॉन यानी एक लोन पेयर। सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 में से 4 गया तो 2 इलेक्ट्रॉन एक लोन पेयर। 8 में से गया 6, कितने बचे? 2 इलेक्ट्रॉन यानी एक लोन पेयर। एक लोन पेयर जिंदा बच गया, या तो लोन पेयर को जिंदा मत छोड़ो, दूसरा लोन पेयर लगा के मार दो, या अगर एक लोन पेयर आपने जिंदा अगर छोड़ दिया, अपना अलग डायपोल मोमेंट क्रिएट कर लेगा, मॉलिक्यूल को हमेशा पोलर बना देगा। तो म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये लोग क्या होंगे? पोलर। क्या ये पॉइंट्स आपको समझ में आते हैं? क्लियर है? अब फटाफट ये जब चेक करना होगा ना, वो खूब सारे मॉलिक्यूल दे देगा और बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर पोलर, पहचानना है। नंबर कौन सा? 11 की 12? if molecular structure is pyramidal, T shape, V shape, then molecule must be polar। ठीक है, अब देखो, पिरामिड है तो पिरामिड होने के लिए एक लोन पेयर लगाना पड़ा होगा, तो अपने आप उसका तो म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये बात है। टी शेप है, टी शेप, ठीक है, तो ऊपर और नीचे का तो कैंसिल कर दोगे, इस वाले का कैसे करोगे? है ना? और टी शेप बनाने के लिए जाहिर सी बात है लोन पेयर भी लगे होंगे, तो वो एक अलग समस्या तो है ही है। वी शेप अगर है तो इन दोनों का डायपोल मोमेंट तो अपने डायरेक्शन में क्रिएट हो ही रहा है, और लोन पेयर तो होंगे ही होंगे, उनका अलग होगा, वो अलग मुसीबत है, लेकिन वो जो शेप है उस वजह से भी जो दिख रहा है उससे आप पता कर सकते हो अगर मॉलिक्यूल का शेप पिरामिडल, टी शेप या वी शेप है तो मॉलिक्यूल, हाँ, सीसॉ में देखा जा सकता है। अभी सीसॉ में देखो, ये स्ट्रक्चर है सीसॉ का, ठीक है, ये लोन पेयर है, ठीक है, तो ये अगर सीसॉ है और यहाँ पर अगर फ्लोरीन फ्लोरीन ये कैंसल आउट हुआ तो केस वही है कि एक लोन पेयर है, तो मॉलिक्यूल मस्ट भी क्या होगा? पोलर। क्लियर है ना? ये तो निकालते हुए पहले ही दिख जाएगा एक लोन पेयर वाला। मैं आपको वो पॉइंट्स बता रहा हूँ जिससे आप फटाफट छांट सकते हो। शेप तक तो आने के लिए आपको सारा काम करना ही पड़ा होगा, तो वहां तक तो लोन पेयर आपको दिख जाएगा, जवाब आपको ऐसे ही मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक, तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ H2O, ठीक है, H2O के बाद H2S लिख देते हैं, ठीक है, NH3 लिख देते हैं, SnCl2 लिख देते हैं और फिर ClF3 लिख देते हैं, एक्सेट्रा। जरा देखो H2O का शेप क्या होता है? V। H2S कैसा होता है बताओ? ये इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा H2S में कि नहीं होगा? मुझे बताया जाए, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। बता, तू ही बता, बोल बेटा। होगा क्या? हाइब्रिडाइजेशन। देखो,
सल्फर क्या थर्ड पीरियड उसके नीचे वाला है? अरे हूँ हाँ करो। हैविंग एटलीस्ट 1 लोन पेयर, कितने लोन पेयर? सल्फर के वैलेंस 6 में से 2 गया तो 4, यानी 2 लोन पेयर है, लोन पेयर है। ऊपर से अटैच विद लो इलेक्ट्रोनेगेटिव टर्मिनल एटम है, ड्रैगोस रूल लग जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, लेकिन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। बॉन्ड एंगल कितना होगा? हाँ तेरे बता, कितना होगा? 90 डिग्री। ठीक है, तो इसका शेप भी वी शेप ही होगा ना, इसका शेप भी क्या होगा? वी शेप होगा। NH3 पिरामिडल होगा। SnCl2, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? केमिस्ट्री सर गिब्सन की 4, 4 में से 2 गया, 2 इलेक्ट्रॉन यानी 1 लोन पेयर, 1 लोन पेयर से तो ऐसे भी होगा, तो 2 और 1 3 यानी sp2 ऐसा होता है, और 1 लोन पेयर आया तो शेप क्या है? V, और वैसे भी 1 लोन पेयर है तो दिक्कत है ही है। ClF3 का स्ट्रक्चर होगा, क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 में से 3 गया तो 4 इलेक्ट्रॉन यानी 2 लोन पेयर, 3 और 2 5, sp3d। ठीक है, ये एक फ्लोरीन हुआ, ये एक फ्लोरीन हुआ, ये एक फ्लोरीन हुआ, ये क्या आ गया? लोन पेयर। ये कौन सा शेप है? टी शेप। तो क्या मैं बोल सकता हूं, अगर इस तरीके के शेप अगर दिख रहे हो, आपसे पूछेगा कि अ मॉलिक्यूल इज वी शेप, देन मॉलिक्यूल मस्ट बी। ठीक है, स्टेटमेंट में भी ये सारे पॉइंट्स दे सकता है किसी भी तरीके से, आप बता लोगे? ठीक है, चलिए लिख लो। हो गया यहां तक? पॉइंट नंबर 13 देखते हैं। होमो डाई एटॉमिक molecules are always non-polar। वही बात जो मैंने शुरुआत में बताई थी। H2 हाइड्रोजन हाइड्रोजन नॉन पोलर, O2 ऑक्सीजन ऑक्सीजन नॉन पोलर, N2 नाइट्रोजन नाइट्रोजन नॉन पोलर। ठीक है ना, F2 फ्लोरीन फ्लोरीन नॉन पोलर, तो म्यू क्या हो जाएगा? 0। समझ में आ रही बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हूँ हाँ किया जाए। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो डायपोल मोमेंट से रिलेटेड मैंने आपको बताया। मिलेंगे अगली क्लास में, अगली क्लास में डायपोल मोमेंट के कुछ क्वेश्चन कराऊंगा और मैं तुरंत जंप कर जाऊंगा किसमें बेटा? आयनिक बॉन्ड। क्लियर है? चलिए, खुश रहो, मस्त रहो, देखते रहो केमिस्ट्री की क्लास। थैंक यू। जुगाड़ ऐसे ट्रिक्स कोई नहीं देगा तुमको, सिंपल टिप्स, PCM भी एवरीथिंग नाउ इजली ऑन योर फिंगर टिप्स, जो भी चाहिए ले लेना।